प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ IAS में। कल जिनका जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का पेपर है, उनके लिए टिप्स सिर्फ इतनी है आज के लिए कि आज आप अच्छे से पूरी नींद लें। आज बिल्कुल भी जगह ना, जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं और कल जब आप सेंटर के लिए निकल रहे हों या सेंटर पे पहले पहुंच जाएं, तो करंट और साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों को दोहराइए जो आपको लगता है कि इन्हें दोहरा लेना चाहिए। ठीक है। हाँ, दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है, किसी से भी न तो कोई क्वेश्चन आप पूछें, न किसी को अपने आप से क्वेश्चन पूछने की इजाज़त दें। जितना शांत रहेंगे उतना ही एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग आपका उतना अच्छा ही चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि इस सुझाव को आप अच्छे से मानेंगे। चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। तो आज ही के दिन मैंने आपको करंट की एक क्लास दी, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा से संबंधित जो करंट की अपनी सीरीज चल रही है उसके तहत 7वीं क्लास मैंने आपको दी और ये 8वीं क्लास अपनी। और इसमें जो करंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जहाँ तक मेरा मानना है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। चलिए देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं करंट की। तो पहला करंट अपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की UAE यात्रा। बहुत ध्यान से इस करंट को देखिएगा। कहने को सिर्फ एक करंट है लेकिन इसमें कई करंट मिले हुए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की UAE यात्रा जो हुई, जो अभी हाल ही में हुई, वो हुई 13 से 14 फरवरी के मध्य। ठीक है, ये डेट ध्यान रखिएगा कि 13 से 14 फरवरी 2024 के मध्य प्रधानमंत्री एक बार फिर से UAE की यात्रा पर रहे। और इस संदर्भ में आप ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी की ये 7वीं यात्रा रही। ठीक है, 7वीं यात्रा, तो जाहिर सी बात है पिछली यात्रा कब हुई, तो पिछली यात्रा भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसे भी ध्यान में रखना है। तो इससे पूर्व 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 के मध्य विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन, जिसको नाम दिया गया है COP28, ठीक है, COP28 में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री UAE की यात्रा पर रहे और 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक ये COP28 की बैठक चली थी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसी दौरान 30 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच प्रधानमंत्री UAE में थे और उद्देश्य क्या था, COP28 में भाग लेना। ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि COP28 का आयोजन कहाँ किया गया, तब अपना आंसर भी यही होगा, दुबई UAE। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7वीं यात्रा पर, यानी जो अपनी हेडिंग है। तो वहाँ अगर देखें तो भारत का UAE के साथ कई समझौतों पर भारत और UAE ने हस्ताक्षर किए और उस संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण हैं जो अभी हमें ध्यान में रखना है। उसमें से पहला क्या है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास पर समझौता। तो पीछे भी हम लोगों ने करंट में देख रखा है कि भारत में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाया जा रहा है, तो उसके विकास के संदर्भ में भारत और UAE ने मिलकर समझौता किया हुआ है। अब ये राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ बनाया जा रहा है, तो लोथल गुजरात में निर्माणाधीन है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है इधर विगत परीक्षाओं में जो पीछे हो चुके हैं। यहाँ से आप भी ध्यान रखेंगे, सीधा क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ स्थापित किया जा रहा है या कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा लोथल गुजरात। ठीक है, लोथल का संदर्भ आप हड़प्पा से जोड़ेंगे। जैसे 2 चीज़ें यहाँ से हमेशा पूछी जाती हैं, एक तो गोदीवाड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो लोथल से मिला। ठीक है, दूसरा युगल समाधियाँ। ठीक है, तो 3 युगल समाधियाँ हमको कहाँ से मिली, लोथल से मिली। फारस की मुद्रा हमको लोथल से मिली। ठीक है, तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो लोथल से मिली, वो आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरा जो समझौता, जो सबसे महत्वपूर्ण समझौता हुआ, वो था भारत के UPI और UAE के NE को आपस में संबद्ध करने पर फैसला। यानी इन दोनों को आपस में इंटर रिलेशन कह सकते हैं कि इन दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा। तो मिलाने का मतलब ये नहीं कि दोनों का विलय कर दिया जाएगा, यानी कि दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। दुबई से कोई व्यक्ति NE से भारत में UPI पर पेमेंट कर पाएगा। ठीक है, इससे त्वरित भुगतान प्रणाली भारत की है ही है। तो अब UPI की चर्चा आई है। ठीक है, तो UPI की चर्चा के संदर्भ में ये भी ध्यान रखना है कि 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और मॉरिशस में UPI लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत का UPI श्रीलंका और मॉरिशस में भी लॉन्च किया गया। ठीक, इसको ध्यान में रखिए। और इसी दौरान जब प्रधानमंत्री जी UAE की अपनी 7वीं यात्रा पर थे, तो इसी दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका नाम था ऐलान मोदी। तो ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ, किसने आयोजित किया, इस पर भी ध्यान बना करके रखना है। तो स्थल की बात करें तो अबू धाबी UAE में। ठीक है, तो अबू धाबी UAE में स्थित जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में भारतीय समुदाय द्वारा मोदी जी के सम्मान में ऐलान मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये ध्यान में रख लेना है, सरकार ने आयोजित नहीं किया था। UAE में जो भारतीय नागरिक वहाँ पे जो इस समय निवास कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने
अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में ऐलान मोदी नामक कार्यक्रम का आयोजन किया था। ये भी ध्यान रख लेना है कि यूएई में सर्वाधिक भारतीय नागरिकों की आबादी है, यानी कि जो भारतीय नागरिक काम करने के लिए जिन जिन देशों में जाते हैं, तो उस देशों के संदर्भ में आप ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक अप्रवासी भारतीय जिस देश में रहते हैं वो है यूएई। ठीक, ऐसा माना जाता है कि लगभग 35 लाख भारतीय नागरिक यूएई में इस समय हैं। इसी के साथ एक और चीज़ ध्यान में रखिए, इसी यात्रा के दौरान भारत मार्ट का शिलान्यास किया गया। तो इसका शिलान्यास किया गया 14 फरवरी 2024 को, और शिलान्यास किसने किसने किया? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूएई के उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम द्वारा, और ये वर्चुअल माध्यम से था। ठीक है, यानी आभासी माध्यम से। ठीक, अब यहाँ ध्यान रखिए कि इसी जब प्रधानमंत्री जी यूएई की यात्रा पर थे तो यहाँ एक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई जिसका नाम है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ 12 से 14 फरवरी 2024 के मध्य दुबई यूएई में, और क्रम की बात करें तो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का 11वां संस्करण था। ठीक है, विश्व सरकार सम्मेलन कह सकते हैं इसको आप हिंदी में। ठीक है, तो ये 11वां संस्करण था, यानी क्रम 11वां। ठीक, इस सम्मेलन में ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन किया गया, तो इस सम्मेलन में भारत को, कतर को और तुर्की को मुख्य अतिथि घोषित किया गया। ठीक है, तो अब भारत, तुर्की और कतर मुख्य अतिथि घोषित किए गए, इसलिए प्रधानमंत्री जी जब इसमें भाग लेंगे तो जाहिर सी बात है मुख्य अतिथि के तौर पर। तो यहाँ ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए। ये भी ध्यान रखना है कि 2018 में जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी वो भी दुबई में ही उसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और उस समय भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि बनाया गया था। ठीक है, अब अगला नीचे ध्यान में रखिए कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था, या किस विषय पर यह सम्मेलन आधारित था? तो वो विषय है भविष्य की सरकारों को आकार देना। इस पे भी ध्यान बना करके रखिएगा। ठीक है, और इस दुबई की यात्रा के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ वो हुआ BAPS। ठीक है, BAPS का अगर फुल फॉर्म करें तो बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण। ठीक, और ये क्या है? ये एक संस्था है। तो BAPS का फुल फॉर्म बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण हिंदू मंदिर। ठीक है, तो BAPS हिंदू मंदिर, इसे साइड में हम नाम देते हैं। ठीक, कहाँ स्थित है? तो अबू धाबी में, अबू धाबी यूएई में। ठीक है, क्यों प्रसिद्ध है, क्यों इतनी चर्चा में है? तो अबू धाबी में स्थित पहला हिंदू मंदिर है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना है। उद्घाटन कब हुआ इसका, किसने किया? तो उद्घाटन हुआ 14 फरवरी 2024 को, और उद्घाटन किया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, ये मंदिर किसको समर्पित है? तो ये मंदिर समर्पित है भगवान स्वामी नारायण को। ठीक है, भगवान स्वामी नारायण से तात्पर्य आप किसी देवी देवता से मत लगाइएगा। ये भगवान स्वामी नारायण इन्होंने स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, ये उनका ही मंदिर है। और ये जो BAPS आप देख रहे हैं, बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, इस संस्था के लगभग 1100 या कह सकते हैं 1100 मंदिर पूरे विश्व में फैले हुए हैं। ठीक है, तो भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि अक्षरधाम में जो हिंदू मंदिर अबू धाबी में जो हिंदू मंदिर बनाया गया वो किसे समर्पित है? तो अपना आंसर क्या होगा? भगवान स्वामी नारायण। तो भगवान स्वामी नारायण का संबंध किससे? तो भगवान स्वामी नारायण का संबंध एक व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना की थी, ये उनका मंदिर है। ठीक है, तो स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना भगवान स्वामी नारायण ने गुजरात में की थी। ये ध्यान में रखिएगा कि स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना कहाँ की गई? तो स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना गुजरात में की गई। और इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की भगवान स्वामी नारायण ने। ठीक है, अब भगवान स्वामी नारायण के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 3 अप्रैल 1781 को, ठीक है, उत्तर भारत के छपिया गांव में हुआ था। तो छपिया कहाँ पे है? तो छपिया की बात कर ली जाए तो छपिया उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, और यहाँ छपिया में स्वामी नारायण मंदिर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी यहाँ प्रश्न बनाया जा सकता है
कि उत्तर प्रदेश में स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है, तो जगह पूछा तो छपिया और जिला पूछा तो गोंडा। ठीक है, पूरी तरीके से दिमाग में रखे रहिएगा। अब भगवान स्वामी नारायण जी के बचपन का नाम अगर हम ध्यान दें तो इनके बचपन का नाम था घनश्याम पांडे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि 11 वर्ष की आयु में ही ये भारत भ्रमण पर निकल गए और सामाजिक कार्य में संलग्न हो गए। ठीक है, ऐसे करते करते 1800 ईस्वी के आसपास गुजरात पहुंचते हैं और गुजरात में ही उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसे नाम दिया गया स्वामी नारायण संप्रदाय। ठीक है, अब ये काफ़ी विस्तृत करंट था, इसलिए पूरे ध्यान से इसको देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे जरूर। अब आते हैं बोर्ड की दूसरी तरफ, तो यहाँ पे 5 करंट हैं और 5 पुरस्कारों से संबंधित हैं, इस पर भी विशेष ध्यान बना करके रखिएगा। तो अगला करंट अपना है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ अपना आंसर होगा पत्रकारिता। ठीक है, तो चमेली देवी जैन पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता से। कौन प्रदान करता है ये पुरस्कार, तो मीडिया फाउंडेशन। और इस साल यानी 2024 का पुरस्कार कब प्रदान किया गया, तो 15 मार्च 2024 को। अब ये पुरस्कार मिला किसे किसे, यानी कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन कौन रहे, तो यहाँ 2 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। पहला नाम है ग्रीष्मा कुठार, ये स्वतंत्र पत्रकार है यानी स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करती हैं। दूसरा नाम है रितिका चोपड़ा, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज की पत्रकार है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार। ये दोनों नाम ध्यान में रखिएगा, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। अगले करंट की बात करें तो अगला करंट अपना है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024। ठीक है, तो ये क्षेत्र की बात की जाए कि पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका क्षेत्र है सामाजिक कल्याण और मानवीय कारणों के लिए असाधारण समर्पण। यानी जो व्यक्ति सामाजिक कल्याण में लगा हुआ या उसने मानवीय कल्याण के लिए असाधारण समर्पण प्रदर्शित किया, उसे ये पुरस्कार दिया जाता है। तो पुरस्कृत व्यक्ति की बात करें तो 2024 का यह पुरस्कार दिया गया रतन टाटा जी को। टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष हैं और प्रदान किया गया 15 मार्च 2024 को। ठीक है, अगले करंट की बात करें तो अगला करंट अपना है IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार 2024। क्षेत्र की बात करें तो ये किस क्षेत्र का पुरस्कार है, तो मार्केटिंग, मीडिया और विज्ञापन उद्योग क्षेत्र का प्रमुख पुरस्कार। ठीक है, तो IAS गोल्डन कंपास पुरस्कार 2024 इसलिए ध्यान में रखना है कि पहली बार इस पुरस्कार से किसी भारतीय को सम्मानित किया गया है, इसलिए ये ध्यान में रख लेना है। क्षेत्र भी पूछ सकता है कब किस आयोजन के दौरान प्रदान किया गया, तो ये 3 ही पॉइंट यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो क्षेत्र मार्केटिंग, मीडिया और विज्ञापन उद्योग क्षेत्र। वितरण यानी इस पुरस्कार का वितरण कहाँ किया गया, तो मलेशिया के पेनांग में आयोजित 45वीं IAA विश्व कांग्रेस के दौरान। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि 45वीं IAA विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो अपना आंसर क्या होगा, मलेशिया के पेनांग में। ठीक है, अब ये पुरस्कार दिया किसको गया, तो पुरस्कृत व्यक्ति हैं श्रीनिवासन स्वामी, भारत के। मार्च 2024 में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे ध्यान बना करके रखिएगा। 10 शिफ्ट में से 1 या 2 शिफ्ट में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगले पुरस्कार की बात करें तो अगला पुरस्कार है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024। तो क्षेत्र आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, ये इसकी पहचान है। जैसे पूरे विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो नोबेल पुरस्कार जो 5 क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार पूरे विश्व के संदर्भ में। वैसे ही आर्किटेक्ट के क्षेत्र में अगर आप देखिए तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार आर्किटेक्ट के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, वास्तुकला कह सकते हैं। ठीक है, पुरस्कृत व्यक्ति, तो ये पुरस्कार इस साल किसे दिया गया 2024 का, तो वो व्यक्ति हैं रिकेन यामामोटो, जापान के आर्किटेक्ट हैं। 5 मार्च 2024 को ये पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया और इस पुरस्कार के साथ साथ उन्हें एक पुरस्कार राशि दी गई और पुरस्कार राशि है $1 लाख की। ठीक है, भारतीय रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 83-84 लाख रुपए। ठीक, अगले करंट पे आइए। अगला करंट महत्वपूर्ण है, जब भी ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं तो ऑस्कर पुरस्कारों से क्वेश्चन बार बार बने हैं, पूरे साल बनते हैं, इसलिए मैंने प्रमुख 7 पुरस्कार यहाँ लिख दिए हैं और उससे जुड़े 6 पुरस्कार लिखे हैं और भारत की एक प्रविष्टि, तो पूरा ध्यान बना करके रखिएगा। तो 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 का वितरण कहाँ किया गया, तो सामान्यतः एक ही जगह वितरण किया जाता है हर साल, वो है डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स, अमेरिका। और इस बार की तिथि रही 10 मार्च 2024।
ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया ओपेनहाइमर को। इसके निर्देशक थे क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी मिला क्रिस्टोफर नोलन को। अभी ऊपर हमने देख ही रखा है किस फिल्म का इन्होंने निर्देशन किया, तो फिल्म थी ओपेनहाइमर। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो मिला वो मिला किलियन मर्फी को और फिल्म थी ओपेनहाइमर। ये तीन याद करने में आसानी होगी आपको, बस ध्यान रखिएगा तीनों में फिल्म जो है ओपेनहाइमर है। ठीक है। और निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को ध्यान में रख लेना है और अभिनेता यानी एक्टर किलियन मर्फी। ठीक, जैसे प्रश्न ऐसे बना सकते हैं ना कि 96 पुरस्कारों के 96वें ऑस्कर पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किलियन मर्फी को दिया गया। ये पुरस्कार उन्हें किस फिल्म में अभिनय के लिए दिया गया? ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया एम्मा स्टोन को और फिल्म थी पुअर थिंग्स के लिए। ठीक, तो ये चार ध्यान में रखिएगा। और ऑस्कर पुरस्कारों के तहत एक और चीज होती है, वो होती है कि विश्व का हर देश अपनी एक प्रविष्टि भेजता है। प्रविष्टि का मतलब अपनी आधिकारिक तौर पे वो देश अपनी एक फिल्म भेजता है इन ऑस्कर पुरस्कारों में। तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि भारत ने कौन सी फिल्म भेजी थी। तो उस संदर्भ में पहले ये ध्यान रखना होगा कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ ध्यान रखिए कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला द जोन ऑफ इंटरेस्ट को। यूके और पोलैंड इन दो देशों ने मिलकर के इन दो देशों के सहयोग से ये फिल्म बनी और निर्देशक थे जोनाथन ग्लेजर। ठीक है, जैसे कि द जोन ऑफ इंटरेस्ट अगर पूछे कि किस देश की फिल्म है तो पहला आंसर हमारा होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम, और दूसरा आंसर होगा पोलैंड अगर यूके ऑप्शन में नहीं है तो। ठीक है, निर्देशक जोनाथन ग्लेजर। अब भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी थी, यानी 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत ने किस फिल्म को इसमें आधिकारिक तौर पर भेजा? तो वो अपना आंसर है, फिल्म का नाम है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। पूरी तरह ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 2018 एवरीवन इज ए हीरो। फिल्म के निर्देशक जूड एंथनी जोसेफ। ठीक है, फिल्म किस भाषा में बनी थी? तो भाषा थी मलयालम। ये फिल्म आधारित थी 2018 में केरल में भीषण बाढ़ आई थी और उसी भीषण बाढ़ पर आधारित है ये फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और सबसे आखिरी में हमें ध्यान में रखना है कि ओपेनहाइमर काफ़ी चर्चा में रही। तो हर ऑस्कर पुरस्कारों के तहत दो प्रश्न वो बनाते हैं। एक तो किस फिल्म को सबसे अधिक श्रेणियों में नामांकन प्राप्त हुआ। नामांकन का मतलब कि सामान्यतः 10 नामांकन या 5 नामांकन हर फिल्म को हर श्रेणी में मिलता है। जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए तो 5 फिल्में आ गई, तो उनमें जिन जिन लोगों ने अभिनय किया वो श्रेणी बन गई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी, तो ऐसे कितनी श्रेणियों में ओपेनहाइमर को नामांकन मिला और कितनी श्रेणियों में ओपेनहाइमर ने पुरस्कार जीता? तो यहाँ ध्यान रखिए कि ओपेनहाइमर को 13 श्रेणियों में नामांकन प्राप्त हुआ था। यानी कि ओपेनहाइमर फिल्म चाहे निर्देशक, निर्माता इन सब श्रेणियाँ जो बनाई गई थी उसमें ओपेनहाइमर को 13 श्रेणियों में नामांकन मिला, जिसमें से वह विभिन्न श्रेणियों में सर्वाधिक 7 पुरस्कार पाने में सफल रही। ठीक है, जैसे एक प्रश्न ये बना सकते हैं कि 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 के तहत किस फिल्म को सबसे अधिक पुरस्कार मिले? ठीक है, तो ओपेनहाइमर। सबसे अधिक नामांकन किस फिल्म को मिला? तो ओपेनहाइमर। 13 नामांकन, 13 श्रेणियों में नामांकन भी इसको मिला और 13 श्रेणियों में नामांकन के बाद 7 श्रेणियों में ये पुरस्कार जीतने में सफल हुई। 3 तो हमने ऊपर ही देख रखा है। ठीक है, तो ये पूरा ध्यान में रखिए। जैसे सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार भी ओपेनहाइमर को ही मिला है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। अब ध्यान ये रखिए कि जितनी करंट की क्लास हुई है इसको आप देखते रहिए। जिनका 23 का पेपर है अब वो ज़्यादा दिमाग पे जोर ना डालें, जितना उनके पास है उतने से वो काम चलाएं। आज अच्छे से सोएं, हल्का भोजन करें, सेंटर पे समय से पहुँचें। बस ये ध्यान रखिएगा कि आधा घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाएगा, तो कोशिश ये करिएगा कि 45 मिनट 1 घंटे पहले ही आप सेंटर में प्रवेश कर जाएं। हो सकता है कि बायोमेट्रिक बाहर ही आपकी कराई जाए, तो इस वजह से टाइम लग सकता है। एडमिट कार्ड की 3 प्रति निकलवाइएगा। जिनको दूर जाना है और जिनको सरकारी बसों से सफ़र करना है वो 3 प्रति निकलवाएंगे। 1 अपने पास रखेंगे और 2 प्रति इसलिए कि जब आप इधर से जाएंगे तो जिस सरकारी बस से आप जाएंगे उस सरकारी बस के कंडक्टर को आप वो कॉपी देंगे और वो आप
का टिकट बना के देगा। और आते समय भी यही करना है आपको, प्राइवेट बस में मत चले जाइएगा, वहाँ ये मान्य नहीं है, ठीक है, सिर्फ सरकारी बसों में ही। ट्रेन में भी नहीं मान्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। केवल उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में ही ये अधिकृत किया गया है कि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने जाएंगे वो अपना एडमिट कार्ड की 2 प्रति लेकर के जाएंगे, एक जाते समय और एक आते समय बस के कंडक्टर को देंगे और वो उसमें मुफ्त यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप तैयार करिए। और जिनकी परीक्षा 24, 25 और 30, 31 को है, उनके साथ हम ऐसे ही लगे रहेंगे। और कल का पेपर देखने के बाद एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न पत्र किस दिशा में बनाए गए। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि हो सकता है कि 23 का प्रश्न पत्र अलग तरीके से सेट किया गया हो, 24 का प्रश्न पत्र अलग तरीके से सेट किया गया हो, तो केवल उतने से ही काम नहीं चला लेना है। अब इस समय जिनका 24-25 को पेपर है, जिनका 30-31 को पेपर है, वो हर चीज़ को अच्छे से दोहराते जाएं। जहाँ जहाँ अभी उन्हें लगता है कि उनका वीक पॉइंट है या वहाँ पे वो कमज़ोर महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो उन चीज़ों का अच्छे से रिवीजन करें, ठीक है। करंट का रिवीजन करते रहें, साथ ही साथ हर सब्जेक्ट की छोटी छोटी चीज़ों का रिवीजन करते रहें, ठीक। चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। इतना तैयार करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।